नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू करेंगे और ये जो पीवाईक्यू मैं लेके आई हूँ ये आपके केवीएस में पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और देखिए हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जब एक शिक्षक ऐसा कार्य निर्धारित करता है जो छात्र की वर्तमान क्षमता से ऊपर होता है तो यह डैश संभावना है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी संभावना बनेगी। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक टीचर एक कार्य निर्धारित करता है जो कि एक स्टूडेंट की जो वर्तमान क्षमता है उससे ऊपर का है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी कार्य दिया जाएगा वो बच्चा उस कार्य को समझ ही नहीं पाएगा, तो इसमें जो है वो टीचर को वो कोई व्याख्या ही नहीं दे पाएगा। तो मतलब एक तरफ से यहाँ पर जो है वो संचार में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जो कार्य दिया जाता है वो अगर स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा तो फिर बच्चा जो है वो उसकी कोई व्याख्या नहीं कर पाएगा। उस वजह से जो है वो संचार में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचर को ऐसे ही कार्य बच्चों को देने चाहिए जो कि उनके लेवल के हो, तो वहां पर जो है वो संचार बना रहेगा, टीचर और स्टूडेंट का जो है वो इंटरेक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है उसकी वर्तमान क्षमता से ऊपर का कार्य है तो बच्चा ना तो उस कार्य को समझ पाएगा ना उसकी कोई व्याख्या कर पाएगा, तो वहां पर संचार में जो है वो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर रणनीति है। हमें यहाँ पर बताना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाने की जो बेहतर रणनीति जो है वो कौन सी है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि अधिकतम छात्रों को शामिल करते हुए अधिक जटिल चर्चा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो जटिल चर्चा की बात है तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि छात्रों को शामिल करने वाले शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति के बारे में जो है वो कहा गया है, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कि सहकारी शिक्षण और सहकर्मी शिक्षण। तो आपका यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जहां पर भी आपके समूह शिक्षण की बात होगी वहां पर जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यही जो है वो आपकी बेहतर रणनीति होती है। ठीक है, नेक्स्ट में हमें दे रखा था कि शिक्षण के लिए योग्यता समूह, तो ये भी जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे क्या पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि प्रदर्शन के निर्दिष्ट स्तर का निर्माण करने की अपनी अक्षमताओं के बारे में लोगों की मान्यताएं, यानी कि खुद की अक्षमताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए उसकी खुद की जो क्षमताएं हैं उन्हीं की जो है वो मान्यताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालती है, तो उन्हें इस शब्द से जाना जाता है। हमें बताना है कि वो किस शब्द से जाना जाएगा। तो खुद की ही मान्यताओं पर जो है वो प्रभाव डाल रही है तो वो आपका यहाँ पर स्वप्रभावकारिता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो स्वप्रभावकारिता पर जो है वो उन्होंने डिस्कस किया था। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि प्री ज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। प्री ज्ञान क्या होता है, इनसाइट होता है। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, कोहलर ने दी थी, आपने लर्निंग के चैप्टर में पढ़ी हुई होगी। तो जब कोई व्यक्ति कोई भी संघर्ष के अंदर जूझ रहा है तो वहां पर जो है वो अचानक से अगर उसको कोई सुझाव जो है वो सूझ जाता है तो वहां पर जो है वो आपका अचानक से कोई काम होता है। इनसाइट थ्योरी में आपका यही होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है वो थर्ड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आपको अचानक से कोई सुझाव सूझ जाता है तो वो आपका अनुभव का अचानक से पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुभव का अचानक पुनर्गठन। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे क्या पूछा हुआ है कि एक स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री टेस्ट नहीं होती है। कि जो स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, तो देखिए जो स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो आपकी
आमतौर पर जो वो सस्ती होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो महंगी नहीं हो सकती। तो ये तो आपका हो सकता है, हमें यहाँ पर नहीं में जो है वो आंसर बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है कि दूर स्थान की सामग्री से बनी हुई। तो देखिए स्थानीय की बात है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी दूर स्थान की किसी भी सामग्री से वो बनी हुई नहीं होती है। तो आपकी जो स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो आपकी दूर की नहीं होती, आपके स्थानीय ही चीजों का प्रयोग करके बनाई हुई होती है। ये आपका ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं हमसे पूछा हुआ था, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि स्थानीय रूप से विकसित। तो आपकी जो स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री होगी वो आपकी स्थानीय रूप से ही जो है वो विकसित होगी और वो प्रासंगिक भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो एक जो आपका अधिगम होता है उसको प्रभावी तरीके से सिखाने के लिए जो वो यूज की जाती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपकी ये सभी जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि स्पीयरमैन की बुद्धिमत्ता का सिद्धांत थॉर्नडाइक के लिए क्या है। तो देखिए स्पीयरमैन ने जो है वो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था। तो स्पीयरमैन ने जो है वो द्विकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने जो है वो द्विकारक सिद्धांत में क्या बताया था कि दो टाइप की बुद्धि होती है, एक आपकी जी टाइप की होती है, एक आपकी एस टाइप की होती है। तो ये जो जर्नल होती है ये आपकी जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। ये जो है वो इन्होंने बताया गया, और ये जो है वो आपकी अर्जित होती है। ठीक है, ये आपने बुद्धि के चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा। तो ये कह रहा है कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने जो है वो बहुकारक नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने जो है वो बुद्धि का बहुकारक नियम जो है वो दिया था। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार जो है स्पीयरमैन की जो बुद्धि का सिद्धांत है वो क्या है? तो इनके लिए ये क्या है? ये जन्मजात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि प्रभाव के नियम का क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि आपके किसने दी थी ये? तो ये जो है वो आपका प्रभाव का नियम हो गया। एक तत्परता का नियम है और एक आपका यहाँ पर अभ्यास का नियम है। ये तीन नियम है जो कि आपके किसने दिए थे? ये जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दे रखा है कि अधिगम या बिना अधिगम की प्रतिक्रिया उस संतुष्टि से संबंधित है जो इसे प्रदान करती है। देखिए आपका ऑप्शन यही जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रभाव का नियम होता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको संतुष्टि प्रदान करता है, तो ये आपका प्रभाव का नियम कहता है। तो यही ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा हुआ है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी भारतीय ग्रामीण स्कूलों में गति, यहाँ पर जो है वो गति आएगा, गति हासिल नहीं कर पाई है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि जो आईसीटी है वो भारतीय ग्रामीण जो स्कूल है उसमें गति नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि वो गति नहीं प्राप्त कर पाया? तो आईसीटी जो है वो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर समय बिजली बंद रहती है। तो ये कोई ऐसा जो है वो कारण नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी तो बिजली जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में हमें दिया हुआ है कि ग्रामीण आबादी की आईसीटी के लिए बहुत अनुकूल मानसिकता नहीं है। तो ये ऑप्शन भी जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अनुकूल मानसिकता नहीं है ग्रामीण लोगों की। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आईसीटी एक महंगा उद्यम है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आईसीटी जो है ये आपका एक महंगा उद्यम है, यहाँ पर खर्चा बहुत आता है, उस वजह से जो है वो ग्रामीण जो स्कूल है आपके वहां पर जो है ये गति नहीं कर पाया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि विशेष शिक्षा के लिए, यहाँ पर विशेष शिक्षा की यहाँ पर बात हुई है, तो विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को कौन विनियमित करता है? तो आपको ध्यान रखना है जो विशेष शिक्षा है ये आपको सीधा याद रखना है। ये जो विशेष शिक्षा है इसके लिए जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो आपका यहाँ पर भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो यहाँ पर विनियमित करता है, यानी कि तैयार करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए थप्पड़ मारना और पिटाई करना उचित नहीं माना जाता है। कठोर दंड के विकल्प के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक या सलाह जो है वो देंगे?
तो देखिए बच्चा जो है वो अनुशासित करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है तो थप्पड़ मारना या फिर उसको डांटना, ये सब जो है वो नेगेटिव माने गए हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो पूछा हुआ है कि आप कठोर दंड के रूप में, क्या आप बच्चे को मारो भी ना और फिर भी जो है वो बच्चे को दंड दिया जाए, तो कठोर दंड के रूप में आप बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, ये जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमें दे रखा है समय समाप्ति। तो समय समाप्ति आप यहाँ पर कर सकते हैं। समय समाप्ति का मतलब क्या होता है कि बच्चे को जो है जैसे मनोरंजक जो चीजें होती हैं, जैसे वो अपने साथियों के साथ खेल रहा है तो उनसे जो है वो उनको अलग कर देना, तो ये जो है वो एक कठोर दंड के रूप में जो है वो बच्चों के लिए हो सकता है। तो ये आपका सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड में हमें दे रखा है विशेषाधिकारों की वापसी। तो विशेषाधिकारों की वापसी का मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट मान लीजिए क्लास में जो है वो बच्चा मॉनिटर है, ठीक है, तो वहां से जो है वो उसको जो है वो उसकी जो विशेष अधिकार जो दिया हुआ है वो अगर आप वापस ले लोगे तो वहां पर जो है वो भी आपका कठोर दंड के रूप में यहाँ पर काम करेगा। तो ये भी जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण का मतलब होता है मॉडलिंग। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है, मॉडलिंग वगैरह का सिस्टम नहीं होता है कठोर दंड में। तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर सही होगा कि अगर आप बच्चे को मारपीट के अलावा कोई दंड देना चाहते हैं तो ये कठोर दंड के रूप में हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है यानी कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पर जो है वो आ गया कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम जो है ये आपका कब आया था, तो ये 1995 में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दिव्यांग व्यक्ति वह है जो एक चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए किसी भी दिव्यांगता के डैश प्रतिशत से कम ग्रसित नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपको याद रखना है कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर जो है वो आपका 40% से कम जो है वो आपका ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो आपका इस अधिनियम के अकॉर्डिंग है। तो ये तो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, 40% यहाँ पर आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि समावेश में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो समावेश में सबसे बड़ी बाधा जो है वो आपकी सामाजिक बाधा होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप समावेशन की बात करेंगे तो वहां पर सबसे बड़ी बाधा के रूप में जो है वो आपकी सामाजिक बाधाएं ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि प्रभावी संचार को बढ़ावा देने के लिए, प्रभावी संचार क्या होता है। प्रभावी संचार तभी हो सकता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो दोनों ही अगर समान रूप से अगर भागीदार होंगे, कोई भी बातचीत हो रही है तो समान रूप से भागीदारी होंगे तभी उसमें जो है वो प्रभावी संचार होगा। तो प्रभावी संचार को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल आपका तभी हो सकता है कि अगर दो व्यक्ति आपस में यहाँ पर जो है वो प्रभावी संचार तभी मानेंगे कि अगर आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की बात को जो है वो ध्यानपूर्वक अगर सुन रहे हैं तभी जो है वो एक दूसरे की टिप्पणी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपका सक्रिय रूप से सुनना जो है ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि आईईडीसी यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपकी क्या होती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप जो है वो लिख लेना, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन वाज फर्स्ट लॉन्च्ड ड्यूरिंग, हमें यहाँ पर सीधा याद रखना है कि ये जो है वो आपका 1970 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर DSSB की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपकी पूछी हुई है। तो ये जो है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके पास यहाँ पर ये अधिनियम वगैरह होते हैं इन सभी की फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये आपका 1970 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि यदि आपको कक्षा में एक छात्र अपने बाएं हाथ का उपयोग करने में सहज है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। तो शिक्षक के रूप में हमें बताना है कि अगर एक बच्चा बाएं हाथ का उपयोग कर रहा है लिखने में तो आप जो है वो शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमें दे रखा है कि उसे अपने बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करेंगे। तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। उपेक्षा करेंगे ये भी हम नहीं करेंगे। चिकित्सा सहायता लेंगे तो इसमें थोड़ी कोई बीमारी है उसकी जो हम चिकित्सा सहायता लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का उपयोग करने की अनुमति देंगे, ठीक है। जैसा बच्चा सहज अनुभव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने हाथ का उपयोग जो है वो कर सकता है। तो एज ए टीचर हम यही करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, दृष्टि अक्षीणता वाला एक बच्चा किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम करता है,
ठीक है। यानी कि अगर बच्चा जो है वो दृष्टि बाधित है तो वहां पर जो है वो अधिगम किसकी हेल्प से जो है वो अधिकतम कर पाएगा। तो अगर एक बच्चा जो देख नहीं सकता उसके लिए जो है वो आपका यहाँ पर सुनने वाली जो चीजें होंगी वो आपकी यहाँ पर उसके अधिगम को अधिकतम करेंगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो श्रवण प्रणाली होती है यानी कि जो ऑडिटरी सिस्टम होता है वो एक दृष्टि बाधित बच्चे के लिए जो है वो अधिकतम अधिगम जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे पूछा हुआ है कि एक डिजिटल वातावरण में संगणन, दूरसंचार और मीडिया का संयोजन कहलाता है। तो एक से अधिक आपके पास जो डिजिटल वातावरण होते हैं उसका जो संयोजन होता है वो आपका अभिसरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अभिसरण, यानी कि कन्वर्जेंस होता है इंग्लिश में। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक से अधिक का जहां पर संयोजन होगा तो वो आपका अभिसरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमसे पूछा हुआ है कि अपने कार्यों को करना और उनके परिणामों को अनुभव करके सीखना। अपने कार्यों को करना और उनके परिणामों को अनुभव करके सीखना, ये जो है वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पर क्रिया प्रसूत में आएगा, प्रतिनिधि में आएगा, या सक्रिय में आएगा, या समस्या में आएगा? तो क्रिया प्रसूत में तो जो है वो सजा के माध्यम से ज्यादा सीखा हुआ होता है, तो ये आपका जो है वो सक्रिय अधिगम होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह है। हमें यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा मुख्य तर्क रहेगा। तो देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है ये आपके पास एक बुनियादी आपका ढांचा होता है, एक तैयार होता है, एक बुनियादी ढांचा आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो है वो कौन सी कक्षा में बच्चों को कितना कुछ पढ़ाना है उन्हीं सभी का जो है वो आपका एक बुनियादी ढांचा होता है। उसमें सब कुछ जो है वो आपका होता है कि कौन सी क्लास में बच्चों को कितना कुछ पढ़ाना है, तो वो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों द्वारा पढ़ाई जाने वाली न्यूनतम प्रमाणिक सामग्री का पता लगाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे को कितना कुछ कवर करना है, ठीक है, अपनी कक्षा में कितना कुछ कवर करना है, यही चीजें जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तकें जो है वो बताती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि पाठ्यचर्या अभिकल्पित करते समय, पाठ्यचर्या अभिकल्पित करते समय का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो करिकुलम होता है उसको डिजाइन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं हो सकता, कि इनमें से कौन सा मानदंड जो है वो आप यहाँ पर नहीं मान के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है वो हमें दिया हुआ है कि माता पिता का शैक्षिक स्तर। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं तो आपके जो माता पिता हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके माता पिता का जो शैक्षिक स्तर है उस पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतिम परीक्षा में शिक्षार्थी का प्रदर्शन, तो ये भी जो है वो आपका एक मानदंड हो सकता है। शिक्षार्थी की क्षमता भी होती है और शिक्षार्थियों की आकांक्षाएं, तो ये तो आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसका यहाँ पर कोई मानदंड ये जो है वो नहीं होगा। माता पिता का जो शैक्षिक स्तर है उसका जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारे आज के क्वेश्चंस थे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।